हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से न्यूज में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एसडीआरस के ऊपर सिंपल क्लासेस ऑलरेडी डिटेल वीडियोस पब्लिश कर चुकी है। इस वीडियो में हम लोग एसडीआर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज करेंगे। आरटीपी यानी कि रिजर्व ट्रांच पोजीशन वो पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आप लोग इन एमसीक्यूज को जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब ये पुरानी एसडीआर और फॉरेन एक्सचेंज की वीडियोस या फिर इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगा। आप उन वीडियोस के थ्रू जाइए या फिर अपने नोट्स के थ्रू जाइए एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज एमसीक्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Like I said, foreign exchange reserves न्यूज में है। न्यूज़पेपर की कटिंग क्लियरली शो कर रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार क्यों न्यूज में है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने $500 बिलियन का मार्क टच करा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस है। एज एन एस्पिरेंट हमें उन पॉइंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। आइए वो रीजंस डिस्कस करते हैं जिन रीजंस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन का आंकड़ा पार किया। पहला रीजन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने का, डिक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की प्राइसेस में भारी गिरावट। आप लोग सब जानते हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से जो ऑयल की डिमांड है काफी ज्यादा गिर गई है। लॉकडाउन की वजह से सारी इंडस्ट्रीज बंद है। जितने भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पे डिपेंडेंट था वो सारा अभी रुका हुआ है। इसी वजह से जो कंट्री की ओवरऑल जो डिपेंडेंस थी ऑयल के ऊपर वो अभी काफी नीचे है। अब जब तेल की जरूरत नहीं है तो वो तेल के ऊपर खर्चा भी नहीं हो रहा, जो खर्चा डॉलर्स की फॉर्मेट में किया जाता था। अब जब देश में से डॉलर नहीं जा रहे तो वो डॉलर बच रहे हैं और इसी रीजन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने का सेकंड रीजन है इंक्रीज इन द एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी बोलते हैं। पिछले कुछ समय में यानी पिछले एक महीने में अराउंड 20,000 करोड़ एफपीआई के रूट से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करे गए। एफपीआईज होते क्या हैं? एफपीआईज बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है जो दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात की जाए यानी कि बॉन्ड, स्टॉक एटसेट्रा, जब कोई हमारी कंट्री के बाहर से हमारी कंट्री या फिर किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बॉन्ड या स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बोला जाता है। पिछले एक महीने में ये काफी बड़ा है, अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्ट हुआ है। अब जब ये इन्वेस्ट हो रहा है इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी डॉलर्स पंप इन किए जा रहे हैं। अब जब फॉरेन करेंसी इकोनॉमी में आती है तो जाहिर सी बात है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ोतरी देखी जाती है। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा, एप्रिसिएशन ऑफ नॉन डॉलर मेजर करेंसीज। यहाँ समझते हैं कि भाई मेजर करेंसीज अगर बढ़ रही हैं डॉलर के मुकाबले में तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करी जाए उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एफसीए। हमारी वीडियो में एकदम क्लियरली मेंशन करा है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसके अंदर कैश होता है, बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ये सारा का सारा मेजर करेंसीज की फॉर्म में स्टैब्लिश किया जाता है। मेजर करेंसीज बोली जाए डॉलर, येन, यूरो। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि डॉलर इन सारी करेंसीज के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अब जब डॉलर कमजोर होगा तो ये सारी की सारी करेंसीज, मेजर करेंसीज एप्रिशिएट करेंगी। अब जब ये करेंसीज एप्रिशिएट करेंगी तो पूरी की पूरी जो बास्केट है जिसके अंदर सारी फॉरेन करेंसीज है उस पूरी बास्केट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अभी पूरी की पूरी बास्केट है फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो बास्केट की होती है वो डॉलर्स में ही डिनोमिनेट की जाती है। इसी रीजन की वजह से बाकी नॉन डॉलर मेजर करेंसीज जब एप्रिशिएट करती है तो उस पूरी की पूरी बास्केट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस बास्केट की वैल्यू डॉलर्स में आकी। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, यहाँ पे आरबीआई का भी एक रोल मेंशन करा गया है। आरबीआई जब ऐसा कुछ समय आता है तो आरबीआई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है डॉलर्स परचेज करने में। यहाँ पे हमें वो एक चीज समझनी है, इतने सारे पॉइंट्स हमने क्लास में पढ़े, ये तीनों पॉइंट्स में काफी ज्यादा पैसा सेव हो रहा है, काफी ज्यादा पैसा फॉरेन रिजर्व्स के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। उसके बाद भी आरबीआई क्यों लगी हुई है डॉलर खरीदने में, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों, इस इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में इंडियन फॉरेन रिजर्व्स किस तरीके से चेंज हुए। दिसंबर 2019 की बात की जाए तो $457 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो अगले 2-3 महीने तक बढ़ा, उसके बाद कम हुआ। मई 2020 में 493.5 जो कि ऑल टाइम हाई था वो फिगर इसने अचीव करा। उसके बाद इस महीने करंट महीने में जनवरी 2020 में $500 बिलियन का आंकड़ा पार किया। लास्ट स्लाइड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जहां पे ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस गिर गई थी जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल क्योंकि डिमांड कम रहेगी ऑयल की एंड इसकी वजह से हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, इस साल इंडिया सेव करेगा अराउंड $59 बिलियन। अब जब ये $59 बिलियन सेव होगा तो ये फिर
फिर से कहा जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि जब ये पैसा जाता डॉलर की फॉर्मेट। आप जब भी ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो वो डॉलर दे के ही आता है, उसकी वैल्यू भी पर बैरल जो निकाली जाती है वो डॉलर्स में ही निकलती है। तो इस साल क्योंकि ओवरऑल डिमांड बहुत कम है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई है क्रूड ऑयल के ऊपर, तो जो ओवरऑल एस्टिमेटेड अमाउंट इस साल इंडिया एज अ कंट्री सेव करेगा ड्यू टू लो डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इज $59 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा हमने पॉइंट देखा कि आरबीआई ऐसे समय पे डॉलर्स परचेज करने लग जाता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, उसका एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे डाला है, उसको पढ़ते हैं। आरबीआई डजंट बिलीव दैट द मनी फ्लोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट इज स्टिकी एंड हेंस इट इज ऑन अ फॉरेन एक्सचेंज बाइंग स्प्री ऑन इट्स ओन। यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ऐसा मानता है कि जितना भी पैसा एफपीआई फॉर्मेट में या फिर किसी भी फॉरेन रूट से इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो स्टिकी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉरेन रूट से जो भी पैसा आता है वो जाता है। एफपीआई 20,000 करोड़ आया, उससे पहले गया भी, तो जो भी इस रूट से पैसा आता है आरबीआई उसमें यकीन नहीं रखता कि वो पैसा रुकेगा। इसके अलावा जो आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने एक चीज और कही है, देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्टॉक मार्केट्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया। हमारे आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके हिसाब से जो भी ये पैसा आ रहा है एफपीआई के फॉर्मेट में, उसको लेके हम कुछ इकोनॉमिक सिनेरियोस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि जो ये पैसा आज आ रहा है इससे हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बूस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस सिनेरियोस को काउंटर करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, मान लें अगर फ्यूचर में ये सारा पैसा चला जाता है जिस तरीके से ये आया, उस सिचुएशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और ऐसे सिनेरियोज में कंट्री को इकोनॉमिक टर्मोइल से बचाने के लिए आरबीआई लगा हुआ है डॉलर्स परचेज करने। दोस्तों एसडीआर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिविजिट करते हैं। काफी ज्यादा समय से ये टॉपिक न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो एज एन एस्पिरेंट्स हमारी ड्यूटी बन जाती है इसको अच्छे से कवर करें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसडीआर से रिलेटेड। एसडीआर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज विच इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। हमने बहुत अच्छे से ये चीज समझी थी। एसडीआर कुछ नहीं है, एसडीआर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज। कौन सी करेंसीज है? ये करेंसीज है डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, रेमनिनबी भी बोलते हैं, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। ये सारा जो भी करेंसीज का एक समीशन बनता है इसको डॉलर्स के फॉर्मेट में ही नॉमिनेट किया जाता है। एसडीआर आर एलोकेटेड बाय आईएमएफ द्वारा ये मेंबर कंट्रीज को दिया जाता है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईएमएफ कोटा। जो भी कोटा किसी आईएमएफ मेंबर कंट्री को अलॉट किया जाता है, उस आईएमएफ कोटे के अकॉर्डिंग ही एसडीआर आईएमएफ एलोकेट करता है उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्री के। अगर ये ज्यादा होता है तो ज्यादा एसडीआर एलोकेट होता है, कम होता है तो कम एसडीआर एलोकेट किया जाता है। दोस्तों एसडीआर को पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। एसडीआर भी उस पर्टिकुलर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दूर कर सकता है। ये इतना पावरफुल होता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कोई एक मेंबर है आईएमएफ का और उसको अपने एसडीआर एलोकेशन, जितना भी एसडीआर उसको मिला है वो सेल करना चाहता है, तो वो बाकी आईएमएफ मेंबर कंट्रीज को सेल कर सकता है ओनली। ये कहीं और सेल नहीं करेगा। मान लीजिए कोई एक कंट्री है ए, या इंडिया समझ लीजिए, इंडिया वो जितना भी एसडीआर एलोकेटेड था वो बेचना चाहता है, तो बाकी आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उनको ही बेच सकता है। अगर किसी कंट्री ने लोन लिया है आईएमएफ से, लोन उसे वापस चुकाना, तो ये एसडीआर इतने पावरफुल टूल है कि वापस चुकाने के लिए वो एसडीआर का सहारा ले सकते हैं और एसडीआर को रिटर्न कर सकते हैं अपना जो लिया हुआ लोन है उसको चुकाने के लिए। इंडिया की बात की जाए, 2016 में इंडिया का कोटा इंक्रीज करा गया था आईएमएफ में। इंडिया का कोटा 2016 से पहले 2.44% था, जो कि बढ़ा के 2.75% कर दिया गया था। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आपका कोटा होता है उतनी ही ज्यादा आपकी वोटिंग पावर होती है आईएमएफ के अंदर। अब इंडिया का कोटा 2.44% से बढ़ा के 2.75% कर दिया गया या हो गया, उसी हिसाब से इंडिया का वोटिंग पावर भी बढ़ गया। अभी जब हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $500 बिलियन हिट कर गया, करंट फिगर्स की अगर बात की जाए, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन हिट कर रहा है, उसमें एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट नेक्स्ट नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड रिजर्व्स फॉरेन करेंसी एसेट्स के मुकाबले में थोड़ा सा कम। उसके बाद आता है आरटीपी, ये हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। सबसे लास्ट में नंबर आता है एसडीआरस का। आरटीपी समझने से पहले कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। आईएमएफ कोटा जो मेंबर कंट्रीज को अलॉट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। जब भी कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनती है तो उसको एक कोटा अलॉट होता है और उस कोटे के बदले में एक मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से उसको आईएमएफ में फंड जमा कराने होते हैं। उस फंड का दो पार्ट सेग्रीगेशन होता है। पहला पार्ट है फॉरेक्स और दूसरा पार्ट है डोमेस्टिक करेंसी। इसको डिटेल में देखते हैं। जो भी आपका आईएमएफ कोटा डिफाइन हुआ है और उसके बदले में जितना भी मॉनेटरी फंड आपको आईएमएफ को डिपॉजिट कराना है, उसका 25% जमा किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर या फिर कोई ऐसी करेंसी जो आईएमएफ में एक्सेप्टेबल हो, यानी कि डॉलर, येन, रेमनिनबी, पाउंड स्टर्लिंग। यानी जितना भी अमाउंट फाइनलाइज हुआ आपके आईएमएफ कोटा के अगेंस्ट, उसका 25% विल बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर और एनी अदर करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल टू आईएमएफ।
अब ये 25% जो अलग से फॉरेन करेंसीज में डिपॉजिट किया, एसडीआर की फॉर्मेट में डिपॉजिट करा, इसको बोला जाता है आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इन केस अगर मेंबर कंट्री को कुछ पैसा वापस चाहिए या लोन चाहिए, तो जब मेंबर कंट्री इस 25% के अमाउंट को वापस लेती है, उस अमाउंट पे आईएमएफ कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर, ये इंटरेस्ट फ्री कॉम्पोनेंट रहता है। फॉर द सेम रीजन इसको रिजर्व ट्रांसपोजिशन भी बोला जाता है। आईएमएफ कोटा का 25% एसडीआर और एक्सेप्टेबल करेंसी की फॉर्मेट में डिपॉजिट करने के बाद बचता है 75%। अब ये 75% भी डिपॉजिट करना है आईएमएफ। कोई भी कंट्री जो मेंबर बनना चाहती है, 25% डिपॉजिट करा दिया उसने एसडीआर की फॉर्मेट में, अब ये जो बचा कुचा 75% है, ये वो डिपॉजिट करा सकती है कैश की फॉर्मेट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अब क्योंकि कैश अलाउड है, यहाँ पे जो भी कंट्री मेंबर बनना चाह रही है या मेंबर बनने के प्रोसेस में है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में कैश डिपॉजिट कर सकती है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की करेंसी है रुपी। इंडिया जब कैश डिपॉजिट करेगी या करती, करेंसी रुपया होती जिस करेंसी में वो कैश डिपॉजिट कर, तो यहाँ पे 75% डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्मेट में, 25% फॉरेन करेंसीज या फिर एसडीआर की फॉर्मेट में जमा करने के बाद आपका प्रोसेस आईएमएफ कोटा का कंप्लीट हो जाता है। टू बी मेंबर कंट्री आईएमएफ कोटा वैल्यू के हिसाब से 75% डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करती है और 25% एसडीआर या फिर एक्सेप्टेबल करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करती है आईएमएफ को। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अगर हम आरटीपी समझें, मान लीजिए ये पूरा वो कोटा है जो एक मेंबर कंट्री को अलॉट होता है। इस कोटे की आईएमएफ द्वारा एक फंड वैल्यू निर्धारित की जाती है। वो फंड वैल्यू मेंबर कंट्री डिपॉजिट कराता है आईएमएफ में। ये 25% ऑफ द फंड वैल्यू डिपॉजिट करा जाता है एसडीआर की फॉर्मेट में, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, या फिर वो करेंसीज जो आईएमएफ में एक्सेप्टेड है, जैसे कि डॉलर, येन, रेमनिनबी या फिर पाउंड स्टर्लिंग एक्सेट्रा। अब ये जो 25% अलग से एसडीआर के फॉर्मेट में डिपॉजिट किया जाता है, इसी को आरटीपी बोलते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये आईएमएफ कोटा का पार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा, इसको डिपॉजिट करा जाता है फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट में। अगर कोई मेंबर नेशन जिसने ये डिपॉजिट करा है वो इसको वापस लेना चाहता है, तो ये उसको वापस मिलेगा बिना किसी सर्विस फी के। लास्ट स्लाइड में हमने एक पॉइंट और देखा था, कोई भी मेंबर नेशन अगर इस कंपोनेंट को 25% तक के कोटे की वैल्यू को वापस लेना चाहता है, जो कि आरटीपी है, उस पे ना तो कोई सर्विस फी लगेगी, ना ही आईएमएफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बात क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। आईएमएफ कोटा की बात करें, आईएमएफ कोटा दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो टू बी मेंबर कंट्री है, इस आईएमएफ कोटा की फंड वैल्यू का 25% डिपॉजिट कराता है फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट में या फिर एसडीआर की फॉर्मेट में। बचा कुछ 75% डिपॉजिट करा जाता है कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। जो कैश होता है वो मेंबर कंट्रीज अपनी होम करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करा सकते हैं। अब जो ये 25% यहाँ पे एसडीआर की फॉर्मेट में डिपॉजिट कराया गया, इसी को हम आरटीपी बोलते हैं। जिस भी मेंबर कंट्री ने ये डिपॉजिट कराया वो उसको वापस लेना चाहता है, इस 25% को ही, इससे ज्यादा नहीं। अगर इसको वापस जब वो लेता है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मेंबर नेशन जब इसको वापस लेता है तो कोई सर्विस फी भी चार्ज नहीं की जाती। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वहां पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इसमें से कौन से आइटम इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फीचर करते हैं? पहला ऑप्शन, फॉरेन करेंसी एसेट्स, SDR and loan from foreign countries. Second, foreign currency assets, FCA, gold holding of RBI and SDRs. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट्स चारों ऑप्शंस में कॉमन है और हमें पता भी है FCA फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट जरूर होते हैं, तो यहाँ ये पॉइंट हमें देखना नहीं है, ये तो सही ही है। SDRs पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जो यहाँ पे अटकना चाहिए अगर हमने सही से तैयारी करी है, तो लोन्स। लोन्स को कभी भी कोई भी कंट्री अपने रिजर्व्स का पार्ट क्यों बना के रखेगी? तो जिस पॉइंट में यहाँ लोन है उसको आप काट दीजिए, ये लोन, ये लोन, ये लोन, काटते ही सीधा आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCA। डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गोल्ड होल्डिंग, बिल्कुल हमने देखा, सेकंड पोजीशन गोल्ड रिजर्व की है। एंड SDR से पहले एक और था, ये RTP हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था क्या होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDR's बास्केट करेंसी कंपोजिशन वाज लास्ट अपडेटेड इन 2016 विद द एडिशन ऑफ। दोस्तों ये कहते हैं कि SDR की जो बास्केट है लास्ट अपडेट की गई थी 2016 में, और कौन सी करेंसी जोड़ी गई थी इस बास्केट में? ऑप्शंस है न्यूजीलैंड डॉलर, फिलीपींस पीसो, चाइनीज रेमनिनबी या रशियन रूबल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइनीज रेमनिनबी। 2016 में हमने हमारे लास्ट SDR के वीडियो में मेंशन किया था, आखिरी बार जब SDR की बास्केट अपडेट की गई थी IMF के द्वारा वो हुआ था 2016 में। 2016 में हुआ था और चाइनीज रेमनिनबी को SDR की बास्केट में ऐड करा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट इंक्लूडेड। तो दोस्तों जहाँ पे इस तरीके के नॉट जैसे
से वर्ड्स आए हमें ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ SDR वैल्यू। SDR की जब वैल्यू निकालते हैं इनमें से कौन सी करेंसी उसका हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो नहीं वाला निकालना है दोस्तों, ठीक है। येन बिल्कुल है, रेमनिनबी बिल्कुल है, 2016 में चाइनीज रेमनिनबी ऐड करी गई थी SDR के बास्केट में। रूपी पता नहीं, टाका पता नहीं, पाउंड स्टर्लिंग बिल्कुल है। तो C और D हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इतना हमने SDR, RTP, IMF स्टडी किया, इतनी स्लाइड्स देखी, टाका उसमें कहीं भी फीचर नहीं हुआ था, तो टाका तो जरूर ही होना चाहिए हमारे आंसर में। ये एक ऑप्शन हो सकता है। C SDR का वैल्यू निकालने के लिए रूपी का कोई रूल नहीं है, तो C और D यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन 2 सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोटा एट द IMF। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। SDR वैल्यूज कैलकुलेटेड ऑन वीकली बेसिस, ये हो सकता है। वोटिंग पावर ऑफ द IMF इज बेस्ड ऑन द कोटा सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा है। जर्मनी हैज सेकंड हाईएस्ट कोटा इन द IMF, ये भी हो सकता है। डॉलर हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ SDR, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस तो बिल्कुल सही हैं, B और D, तो ये तो सही है, ये हमारे ऑप्शंस में नहीं होंगे। हमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। SDR की वैल्यू क्या वीकली बेसिस पे निकाली जाती है, तो दोस्तों ये सही जवाब नहीं है, वीकली बेसिस पे नहीं निकाली जाती, तो ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। A कहाँ पे है, A या तो यहाँ है या तो यहाँ है। जर्मनी है जो सेकंड हाईएस्ट कोटा इन IMF, ये भी गलत जवाब। तो A और C किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रोल ऑफ SDRs। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। रीड कर लेते हैं सारे ऑप्शंस एक बार। SDR was created in 1969 as a supplementary international reserve asset in the context of Bretton Woods fixed exchange rate system. The SDR serves as a unit of account at IMF and some other international organization. SDR is neither a currency nor a claim, rather it is potential claim of the freely usable currencies of IMF member countries. SDR basket is reviewed every 5 years. आप इन सारे पॉइंट्स को देखिए, SDR रिवाइज करिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताइए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTP ये हमने पढ़ा इस लेक्चर में। RTP से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। RTP quota can be deposited in the member country's own currency, ये देखते हैं, ये हो सकता है। RTP of the quota can be accessed by the member nation at any time with a small service fee। देखो हमने जब RTP पढ़ा था उसमें ये था कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री अपना RTP कोटा लेना चाहती है तो वो कोटा ले सकती है विदाउट एनी सर्विस फी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम गलत है। 25% ऑफ द कोटा कैन बी पेड बाय द मेंबर इन फॉर्म ऑफ SDR ऑल्सो, ये हमने देखा था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। व्हेन RTP अमाउंट इज टेकन बाय मेंबर कंट्री इट अट्रैक्ट्स नो इंटरेस्ट चार्ज, बिल्कुल इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता और कोई सर्विस फी नहीं लगती जब भी मेंबर कंट्री ना RTP अमाउंट लेना चाहती है 25% की वैल्यू का। सेकंड कहाँ फीचर हो रहा है, सेकंड ये है, ये गलत है, तो 1 and 3 मेरे ख्याल से 1 and 1 रीड करें। RTP कोटा कैन बी पेड बाय मेंबर कंट्रीज ओन करेंसी। दोस्तों ओन करेंसी में तो नहीं, लेकिन RTP जब डिपॉजिट करा जाता है तो या तो SDR की फॉर्मेट में करा जाएगा या तो करेंसीज विच आर एक्सेप्टेड बाय IMF। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन C यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे हमने दोस्तों कुछ MCQs देखे, आने वाले टाइम में हम और भी MCQs और सीरीज लेके आते रहेंगे। बहुत जल्दी डेली MCQ सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ। हमारे फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे डेली टॉप 5 करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके डिटेल नोट्स बनाएं और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड, हैव अ गुड डे।